स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में। आज हम करने वाले हैं DSSB जुलाई 2018 PGT कॉमर्स फीमेल का जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा है। इससे पहले ये जो पूरा पेपर है वो 15 क्वेश्चन सीरीज़ में किया है। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ ये क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो पीछे वाले वीडियोज़ पे जा सकते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ABC लिमिटेड इशूड 20,000 8% बॉन्ड्स ऑफ ₹10 ईच एट पर। ABC लिमिटेड ने इशू करे हैं 20,000 बॉन्ड, 10 रुपये का एक बॉन्ड है। विच आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद शोधन करना है एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर विल बी। हर साल राइट ऑफ की जाने वाली जो रिडम्पशन की अमाउंट है वो कितनी होगी। क्या ये ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा 8,000। कैसे होगी देखिए, अमाउंट ऑफ लॉस ऑन रिडम्पशन कितनी है 40,000 की, 20% है हमारा 20,000 का 10 रुपीज़ पर बॉन्ड है, 10 रुपये का एक बॉन्ड है, 20,000 बॉन्ड है और 20% के हिसाब से ये हमारा प्रीमियम है। तो 40,000 का जो है वो हमारा प्रीमियम आ जाएगा और 5 साल तक इसको रिडीम करना है, 5 साल के बाद इसको रिडीम करना है। तो 40,000 डिवाइडेड बाई 5 हम करेंगे तो 8,000 पर ईयर की रिडम्पशन अमाउंट आ जाएगी। हर साल जो राइट ऑफ करना है वो 8,000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ए कंपनी इज गिवन। कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कंपनी के बारे में। इक्विटी शेयर कैपिटल कोल्ड अप दे रखे 10 लाख रुपीज़, कॉलिन एरियर्स है 50,000, कॉलिन एडवांस 50,000 एंड प्रपोज डिविडेंड है 10%। द अमाउंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड पेबल इज, 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा टिक हो जाएगा 95,000। कैसे आएगा देखिए, प्रपोज डिविडेंड जो दिया जाता है वो पेड अप कैपिटल के ऊपर दिया जाता है। कोल्ड अप कैपिटल दे रखे 10 लाख रुपीज़ की, इसमें से कॉलिन एरियर्स जो कंपनी के पास नहीं आएगी कॉल अमाउंट वो लेस कर देंगे। तो कंपनी के पास जो टोटल कैपिटल आई है वो है 9,50,000 की। 9,50,000 का 10% हम करेंगे तो ये प्रपोज डिविडेंड आ जाएगा। यहाँ पे कॉलिन एडवांस का हमने कुछ नहीं करना था। कोल्ड अप कैपिटल जो है उसमें कॉलिन एरियर्स माइनस करेंगे, जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर 10% का प्रपोज डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्ट एनालिसिस इज एन एग्जामिनेशन ऑफ द। पेस्ट एनालिसिस जो है वो किसका एग्जामिनेशन है, ये है जी एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट का। अब देखिए, पेस्ट की फुल फॉर्म होती क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट और ये एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क जो है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है, ये रिटेनिंग द स्टेटस क्यू यानी कि यथापूर्व स्थिति बनाए रखना, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क यानी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है उसकी हमारे समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, बाकी 3 हैं, ये नहीं है। कैपेसिटी को बनाए रखना ताकि अच्छे से सोसाइटी को फैसिलिटी जो है सर्व की जा सके। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी को समझना। हार्नेसिंग डाइवर्सिटी का मतलब है कि कंपनी और सोसाइटी मिलकर काम करे। विविधता का दोहन यहाँ पे यानी कि जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग कंपनी और सोसाइटी को अलग अलग नहीं मानना चाहिए, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रिटेनिंग द स्टेटस क्यू ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इनवर्ट सीक्वेंस, मैनेजर्स यूजुअली परफॉर्म देयर फंक्शन। मैनेजर यूजुअली अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, देखिए प्लानिंग से स्टार्ट हो जाएंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, देन कंट्रोलिंग। प्लानिंग पहला फंक्शन और कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन। 4 ऑप्शन में देख लेंगे, प्लानिंग इन दोनों में है लेकिन कंट्रोलिंग लास्ट वाले पे, तो कंट्रोलिंग पे चले जाएंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, देन कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है, ए लोन ड्यू फॉर रीपेमेंट इन 22 मंथ्स, टाइम हैज़ बीन इंक्लूडेड एज ए करंट लाइबिलिटी बट विल बी द इफेक्ट व्हेन दिस इज़ करेक्टेड। देखिए 22 मंथ्स के बाद एक लोन पेमेंट करना था और उसको करंट लाइबिलिटी में डाल दिया। कह रहे जब इसको ठीक करेंगे तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीजिंग नेट करंट एसेट्स। इससे क्या हो जाएगी, हमारी करंट एसेट जो वो इंक्रीज़ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखिए नेट करंट एसेट के ऊपर हमें इफेक्ट देखना है। मान लो जी कि करंट एसेट हमारी 3 लाख है और करंट लाइबिलिटीज़ है 2 लाख की। नेट करंट एसेट कैसे आती है, करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी लेस करेंगे 1 लाख रुपीज़ की। लेकिन अगर अब जब करंट लाइबिलिटी 50,000 से कम हो रही है तो यहाँ 2 लाख की जगह क्या हो जाएगी, करंट लाइबिलिटी 150, 3 लाख माइनस 150 करेंगे तो 150। नेट करंट एसेट 1 लाख से बढ़कर 1,50,000 हो गया, तो हमने थर्ड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, इंक्रीजिंग नेट करंट एसेट।
नेक्स्ट है ABC लिमिटेड ऑफर टू द पब्लिक 10,000 शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। ABC लिमिटेड ने ऑफर करें पब्लिक को 10,000 शेयर। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर रुपीज़ 12,000 शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, 10,000 के लिए एप्लीकेशन मंगाए हैं और आए कितने, 12,000 के लिए। इफ़ द शेयर्स आर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, अगर अनुपातिक आधार पर आवंटन किया जाएगा, देन एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर्स आर टू बी अलॉटेड एज, तो जिसने 12,000 के लिए आवेदन किया उसको कितने शेयर अलॉटेड किए जाएंगे। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 शेयर हर 5 शेयर वाले को, 3 शेयर हर 4 शेयर वाले को, 2 शेयर हर 3 शेयर वाले को, या 5 शेयर हर 6 शेयर वाले को। कैसे सोल्व करेंगे इसे? देखिए अप्लाइड शेयर है 12,000 और अलॉटेड शेयर है 10,000। अगर अलॉटेड शेयर 10,000 है तो अप्लाइड है 12,000। अगर अलॉटेड 1 शेयर है तो अप्लाइड कितनी होगी, 1.2, यानी कि हर 1.2 शेयर वाले को 1 शेयर दिया गया है। तो इन 4 ऑप्शन में से भी जिसका आंसर 1.2 है उसी पे हम टिक कर देंगे। देखिए 5/4 करा तो 1.25, 3/2 करा तो 1.5, 4/3 करा तो 1.33 और 6/5 करा तो 1.2, यानी कि 1.2। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन के साथ यहाँ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, ए कंपनी इशूड ₹1 लाख 15% डिवेंचर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। देखिए यहाँ भी नुकसान, यहाँ भी नुकसान। इशू कर रहे हैं तो भी नुकसान है, 5% डिस्काउंट दे रहे हैं कंपनी, 5% का डिस्काउंट दे रही है कंपनी, और जब 10 साल के बाद रिडीम्ड करनी है तो वहाँ पे 10% प्रीमियम, यानी कि 100 का शेयर जब इशू किया तो 95 में और जब रिडीम्ड करेगी कंपनी तो 110 रुपये में। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना होगा, या दोनों ही लॉस को हम प्लस कर लेंगे यहाँ पे। देखिए टोटल लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस ऑन इशू 5% है, 1 लाख का 5% 5,000 और प्रीमियम है 10% का, तो 1 लाख का 10% 10,000, टोटल लॉस हो गया हमारा 15,000 का। तो 15,000 के साथ यहाँ चले जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है? तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ कंपनी अकाउंट इज़ कंपलसरी। कंपनी का जो वैधानिक अंकेक्षण है वो कंपलसरी होता है। बाकी देखिए बाकी इनकरेक्ट है सारी स्टेटमेंट कि इंटरनल ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट सेम होता है, इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट सेम होता है, इंटरनल ऑडिट कंपलसरी होता है, हर केसेस में नहीं होता। स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ द कंपनी इज़ कंपलसरी। ये सारे ऑडिट का मीनिंग जो है यहाँ इस 9th क्वेश्चन जो सी वीडियो में आया है उसमें करवा रखा है। आप जाके देख सकते हैं अगर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ देखना है तो। नेक्स्ट द रेट एट विच करेंसी कैन बी बोट और सोल्ड फॉर इमीडिएट डिलीवरी, ये क्या होती है? स्पॉट एक्सचेंज रेट। स्पॉट एक्सचेंज रेट वो रेट होती है जिस पर करेंसी को बेचा और ख़रीदा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना एट द सेम लेवल इन ए चेन ऑफ कमांड इज कॉल्ड। ये क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन होता है। ये देख लीजिए ये 3 लेवल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। हर लेवल में जब आपस में कोऑर्डिनेशन होगा तो वो है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन, और जब ऐसे वर्टिकल होगा तो वो वर्टिकल कोऑर्डिनेशन, और किसी के भी साथ होगा तो वो डायगोनल कोऑर्डिनेशन। तो हमारे ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल, ऑर्गेनाइजेशनल, वर्टिकल, डायगोनल। हॉरिजॉन्टल आ जाएगा क्योंकि सेम लेवल की बात की गई है यहाँ पे। मार्केट सेगमेंटेशन से बहुत क्वेश्चन आए हैं इस पेपर में। मार्केट सेगमेंटेशन इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोर्शंस ऑफ द मार्केट दैट आर, देखिए जब मार्केट का सेगमेंटेशन किया जाता है तो वहाँ पे जो सेगमेंटेशन होता है ना, हर सेगमेंट एक दूसरे से अलग होता है, डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एक दूसरे से अलग होता है हर मार्केट का हर सेगमेंट, ठीक है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? कंप्लेंसेस जो है वो प्लानिंग का कंपोनेंट नहीं है, बाकी प्रोसीजर, पॉलिसी और बजट सभी इसके कंपोनेंट हैं। देखिए 7 कंपोनेंट होते हैं प्लानिंग के, जिसमें से पॉलिसी, प्रोसीजर और बजट ये 3 हमारे ऑप्शन में आए हैं। बाकी सबसे पहला होता है मिशंस, फिर होता है ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रोग्राम्स, बजट एंड देन स्ट्रैटेजीज़। तो बाकी और दूसरे भी आ सकते हैं अगर अब की बार पेपर में क्वेश्चन आया तो ये साथ के साथ याद रखने चाहिए। मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्य उद्देश्य, पॉलिसी नीतियाँ, प्रोसीजर प्रक्रियाएँ, प्रोग्राम आगे हमारे कार्यक्रम, बजट और स्ट्रैटेजी हमारी रणनीतियाँ, ठीक है। पॉलिसी, प्रोसीजर, बजट तीनों ऑप्शन में थी, कौन सा नहीं है? कॉम्प्लेंसेस, शिकायतें जो है वो प्लानिंग का कंपोनेंट नहीं है।
सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ नॉट एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। इंटरनेशनल फाइनेंस का इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा नहीं है? देखिए डीआर होते हैं, डिपॉजिटरी रिसिप्ट होते हैं, यूरो करेंसी लोन्स होते हैं, यूरो बॉन्ड्स होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं होते इंटरनेशनल फाइनेंस का। नेक्स्ट है विच फीचर डज नॉट फॉर्म वन ऑफ फ्यूल। फ्यूल के 14 प्रिंसिपल मैंने अपनी वीडियो में कई बार करवाए हैं, एस्टेट वाली वीडियो थी उसमें भी करवाए हैं, और ये वाला क्वेश्चन जब कराया तो इसमें भी करवाया था। तो यहाँ से कौन सा नहीं है फ्यूल के 14 प्रिंसिपल में से? इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, यानी कि हर एक बंदे को अपने ऊपर ध्यान ना देकर, अपने हित की तरफ ध्यान ना देकर संस्था के हित की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इंडिविजुअलिज्म कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, तो ये वाला नहीं है। कई बार क्वेश्चन आता है कि बताओ कौन सा है, तो 14 प्रिंसिपल हैं, आप सारे के सारे प्रिंसिपल माइंड में रखिए, कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। द व्यू दैट द एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज इक्वल्स। ये क्या होता है? परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या है कि भाई एक ही चीज़ को खरीदने के लिए अलग अलग देशों में करेंसी की जो कितनी क्वांटिटी यूज़ होगी। द व्यू दैट द एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज इक्वल परचेजिंग पावर पैरिटी। नेक्स्ट है एट व्हाट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज ए कॉर्पोरेट मैनेजर ऑपरेट। कॉर्पोरेट मैनेजर जो है ऑपरेट करता है कौन से लेवल पे? टॉप लेवल पे। विच ऑफ दीज इज नॉट पार्ट ऑफ द चैलेंजेस फॉर मैनेजर्स एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट मैनेजर्स के सामने कौन सा चैलेंज नहीं है? माइक्रो मैनेजिंग द वर्क फोर्स। माइक्रो मैनेजिंग यानी कि बहुत ही सूक्ष्म प्रबंधन करना कार्यबल का, ये चैलेंज नहीं है। बाकी चैलेंज हैं। मैनेजिंग कम्युनिकेशन यानी कि ये वाला चैलेंज है जिसको उन्हें फेस करना होता है। मैनेजिंग चेंज को भी, ये भी बदलाव जो आते रहते हैं उसको कैसे मैनेज किया जाए, ये भी उनके आगे चैलेंजेस है मैनेजर्स के आगे। और मैनेजिंग द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ये भी चैलेंज है। लेकिन माइक्रो मैनेजिंग करना, वर्कफोर्स का, कार्यबल का सूक्ष्म प्रबंधन करना, ये चैलेंज नहीं है। बॉन्ड्स दैट आर सोल्ड आउटसाइड द कंट्री। ऐसे बॉन्ड जो देश के बाहर बेचे जाते हैं। इन विच करेंसी दैट आर डेनोमिनेटेड आर कॉल्ड, और वहीं की करेंसी में, तो ये क्या हो जाएंगे? यूरो बॉन्ड्स हो जाएंगे। देखिए यूरो बॉन्ड, जिस देश में बॉन्ड बेचा जा रहा है वहीं की करेंसी में जब बॉन्ड बेचा जाए तो उसे यूरो बॉन्ड कहते हैं। 20th क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 में प्रॉफिट को बांटते हुए ए और बी साझेदार हैं। एज कैपिटल 30,000, बीज कैपिटल 15,000। दे एडमिटेड सी एंड एग्रीड टू गिव 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट टू हिम। सी एक नया पार्टनर, उन्होंने एडमिशन लिया है, उसको एडमिशन दिया है और 1/5 शेयर के लिए उसे पार्टनर बनाया है। हाउ मच सी शुड ब्रिंग इन टुवार्ड्स हिज कैपिटल। अब सी अपने कैपिटल के कितने लेकर आएगा, तो यहाँ जो इन दोनों की कैपिटल दे रखी है ना, इसके बेस से पूरे फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे और फिर उसमें से सी की कैपिटल निकाल देंगे। देखिए टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी कितनी हो जाएगी? 30,000 और 15,000, टोटल कितना हो गया है? 45,000। टोटल कैपिटल ए और बी की होगी 45,000। पूरे फर्म का प्रॉफिट अगर 1 है और सी का शेयर है 1/5, तो रिमेनिंग शेयर है 4/5। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ ए एंड बी की कैपिटल के बेस पे पूरे फर्म की कैपिटल हमारी कितनी हो जाती है? 4/5 को अगर हम रिवर्स करेंगे 5/4, तो ये हो जाएगी 56,250। यहाँ से सी की कैपिटल हम आराम से निकाल सकते हैं। 56,250 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 11,250 रुपीज़। 21 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द एक्शन इन विच मैनेजर्स एनालिसिस द करंट सिचुएशन। यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी टर्म है जो यूज़ की जाएगी कि जब मैनेजर अपनी करंट सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं एंड देन डेवलप प्लान्स, और फिर वो योजनाएं बनाते हैं टू अकम्प्लिश इट्स मिशन एंड अचीव इट्स गोल, अपने लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आ जाएगा स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट है, हाउ इज़ फ्री कैश फ्लो कैलकुलेटेड। फ्री कैश फ्लो को कैसे कैलकुलेटेड किया जाता है? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और डिविडेंड्स दोनों को लेस करें तो ये फ्री कैश फ्लो हमारा आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ठीक है, देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमारे लास्ट ऑप्शन में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में भी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कर रखा है, यहाँ पे सिर्फ इनकम को तो माइनस करेंगे ही नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे, साथ में डिविडेंड को भी माइनस करेंगे। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन सर्व्स 4 मेजर फंक्शंस विद इन ए ग्रुप, विच वन इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ फंक्शन। कौन सा पार्ट नहीं है? कौन सा पार्ट नहीं है? यह है नेगोशिएशन।
नेगोशिएशन इसका पार्ट नहीं है। कौन कौन से पार्ट है? इंफॉर्मेशन, कंट्रोल, मोटिवेशन और फोर्थ आ जाएगा इमोशनल एक्सप्रेशन। इमोशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो चारों अगर याद कर लेते हैं तो अगली बार अब की बार इमोशनल एक्सप्रेशन मिसिंग है, अगली बार कुछ और भी मिसिंग हो सकता है। तो कम्युनिकेशन के जो 4 मेजर फंक्शंस है विद इन ए ग्रुप, तो कौन कौन से हो जाएंगे? इन्फॉर्मेशन, कंट्रोल, मोटिवेशन एंड इमोशनल एक्सप्रेशन। 24th क्वेश्चन है द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2002 रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। ये MRTP एक्ट से इसको रिप्लेस कर दिया गया था। फिर आ गया था कंपटीशन एक्ट 2002। एडवर्टाइजिंग इज ए फॉर्म ऑफ, देखिए एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग एक डिफरेंशिएशन है, यानी कि इसमें अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर और अलग दिखाने की कोशिश की जाती है, तो ये डिफरेंशिएशन है। डैश इज द प्रोसेस वेयर इन वी एग्जामाइन द एनवायरनमेंट टू रिकोगनाइज द फैक्टर अफेक्टिंग द बिजनेस। देखिए कैसी प्रोसेस जिसमें हम एग्जामाइन करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, यानी कि एनवायरनमेंट के ऐसे फैक्टर्स का एग्जामाइन करते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा स्कैनिंग। स्कैनिंग हो जाएगा ये। स्कैनिंग को हम ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसिस, यानी कि ऐसे कौन सा है जो जोर डालता है टू डू व्हाट यू आर बेस्ट एट एंड गिव ऑल अदर नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी टू अदर प्लेयर्स। आप वो करो जो आप सबसे अच्छा कर सकते हो और बाकी जो भी नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी है उसको दूसरों के लिए छोड़ दो। तो ये क्या हो जाएगा? कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी का हिंदी में मीनिंग होता है प्रमुख योग्यता, जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो, जो चीज़ आप अच्छे से कर सकते हो वो चीज़ करिए, बाकियों को छोड़ दीजिए दूसरों के लिए। 28 क्वेश्चन द नीड टू रियलाइज व्हाट वी आर एंड टू डेवलप टू द फुलेस्ट पोटेंशियल रेफर्स एज। ये क्या जाएगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैस्लो सर की जो सबसे हाईएस्ट होती है नीड, उन्होंने अपनी हायरार्की जो है वो दी है, नीड हायरार्की, उसमें सबसे टॉप पे जो होती है वही होती है द नीड टू रियलाइज व्हाट वी आर, हम क्या हैं, और फिर उसको पूरी संभावना यानी कि पूरी ताकत लगा देना उसको अचीव करने में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ए प्रोसेस ऑफ सब डिवीजन ऑफ मार्केट इज टर्म्ड एंड मार्केट सेगमेंटेशन से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आया है, मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट को बांट देना क्या कहलाता है? मार्केट सेगमेंटेशन। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये आएंगे मैनेजर, ओनर एंड मैनेजमेंट, दो हमारे इंटरनल यूज़र होते हैं। बाकी गवर्नमेंट, स्टॉक होल्डर एंड सप्लायर तीनों ही एक्सटर्नल यूजर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेशियो अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का सबसे बढ़िया जो है अनुपात, ये देखिए डेप्ट इक्विटी रेशियो हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है, करंट रेशियो हमारा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है, टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो ये भी हमारा ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो रिटर्न ऑन एसेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। फॉर्मूला हो जाएगा इसका नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 4 P's ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, यदि मैकार्थी ने, और कौन से हैं 4 P? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये क्वेश्चन एस्टेट 2018 में भी आया, एस्टेट 2019 में भी आया। तो मैकार्थी के 4 P's पूछे जा सकते हैं कि बताइए 4 P's कौन कौन से हैं, कौन सा नहीं है। तो मैकार्थी के 4 P हैं हमारे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, देन प्रमोशन। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग दैट एम्प्लॉइज एक्टिविटी एंड आउटपुट मैच द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज कॉल्ड। देखिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। एम्प्लॉइज़ की एक्टिविटी, एम्प्लॉइज़ के परफॉर्मेंस को जब देखा जाता है तो वो किसके अंतर्गत आता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर, या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इसको नाम दिया गया। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जो एम्प्लॉइज़ की एक्टिविटी और उनके आउटपुट को किससे मैच करिए? ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ, यानी कि संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से जो कर्मचारी उन्होंने कैसी एक्टिविटी की और कितना आउटपुट दिया, कितना सहयोग दिया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ द फर्म आर गाइडेड बाय। फर्म का फाइनेंशियल डिसीजन यानी कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट किया जाए, ठीक है, ये कहाँ से देखा जाता है? रिस्क रिटर्न ट्रेड
ऑफ से, यानी कि हम कितना रिस्क उठाए ताकि हमें कितनी रिटर्न मिले। रिस्क और रिटर्न जहाँ देखी जाती है वो फाइनेंशियल डिसीजन से बिलोंग करता है। तो नेक्स्ट है GAAP। कैप इज़ द एक्रोनिम फॉर, ये सभी को पता ही होगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। 36 क्वेश्चन है, द चेंज इन द शेयर होल्डर्स रिटर्न caused by the change in the profit is termed as। देखिए, अगर आप लीवरेज के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं ना, तो ये वाला क्वेश्चन 36 क्वेश्चन हमने करा है 3rd वीडियो में, तो अच्छे से देखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ये करवाया है। क्योंकि HSSC स्क्रीनिंग में भी ये क्वेश्चन आया था यहाँ से लीवरेज का, HTAT में भी कई बार क्वेश्चन आया है, तो इस वीडियो पे जाके आप इसको एक्सप्लेन के साथ देख सकते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज में ही देखा जाता है चेंज इन द शेयर होल्डर रिटर्न एंड चेंज इन द प्रॉफिट, ये दोनों किस में आ जाते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज में। नेक्स्ट है, व्हेन डिड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू फोर्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फोर्स में कब आया, 1986 में। डैश इज द सेलिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज ओनरशिप, ये क्या हो जाती है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, समय समय पर डिफरेंट कंपनीज में से अपनी हिस्सेदारी कम करती रहती है। जो सेक्टर सरकार से नहीं संभल रहे होते या जहाँ गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा होता है, वहाँ सरकार निजी लोगों के हाथों में अपनी ओनरशिप सौंप देती है और इसे ही डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो इधर डिसइन्वेस्टमेंट होती है अपने इक्विटी शेयर को सेल कर देना प्राइवेटाइजेशन के मकसद से। नेक्स्ट है, सिचुएशन इन विच ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज एंड सुपरवाइजर्स मीट रेगुलरली टू डिस्कस द मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस इज कॉल्ड। देखिए, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को डिस्कस करने के लिए जब एम्प्लॉइज और सुपरवाइजर इकट्ठे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्वालिटी सर्कल। क्या इसे कहते हैं, क्वालिटी सर्कल। ये क्वेश्चन HSSC स्क्रीनिंग में भी आया था। डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, जो अनुकूलतम पूंजी ढांचा है वो किस तरह का डिसीजन है, वो हमारा फाइनेंशियल डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन। ZBB इज़ ए टेक्निक ऑफ जीरो बेस बजटिंग, बजटिंग की ही टेक्निक है वो। डैश इज़ द वैल्यू ऑफ कंपनी एंड ब्रांड नेम, ये है ब्रांड इक्विटी। डैश सीक्स टू इम्पैक्ट एंड हेल्प द इंडिविजुअल्स या कम्युनिटीज़ फॉर ग्रेटर सोशल गुड, ये था सोशल मार्केटिंग, क्योंकि समाज की भलाई के लिए जब काम किया जाए, ठीक है। ऐसी कौन सी मार्केटिंग है जिसमें देखा जाता है कि सोसाइटी के ऊपर कितना सोशल गुड का काम कर रही है कंपनी, तो सोशल मार्केटिंग में देखा जाता है। UNCTAD इज द एक्रोनिम फॉर, UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज, कैसे किया जाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट की जितनी भी चीज़ें हैं वो प्लस करके ग्रोस प्रॉफिट को छोड़ के माइनस कर देंगे अगर क्लोजिंग स्टॉक। किस वाले फॉर्मूले में ग्रोस प्रॉफिट और सेल को नहीं लिया जाता, इन दोनों को छोड़ के डेबिट की सारी चीज़ें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस में क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। नेक्स्ट है, ओनर्स इक्विटी, यानी कि कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, टोटल एसेट माइनस में टोटल लायबिलिटी से। क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस में कैपिटल। अब कैपिटल हमें निकाल लिया तो क्या करेंगे, एसेट माइनस में लायबिलिटी। द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय जॉब एनालिसिस इज यूज फॉर राइटिंग। अब देखिए, जॉब एनालिसिस करके जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उस वो क्या लिखने में मदद करती है, जॉब डिस्क्रिप्शन लिखने में मदद करती है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या था, जॉब के बारे में फुल टू डिटेल लिखी जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब इवैल्यूएशन इज डन फॉर। जॉब किसी भी काम का जो मूल्यांकन किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, ताकि वेजेस को डिटरमाइन किया जा सके। नेक्स्ट है, वाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन CAPM मॉडल। इसमें क्या होता है, बीटा एस्टिमेटेड होता है, बीटा 0 नहीं होता, बीटा 1 नहीं होता, बीटा को हमेशा अनुमान लगाया जाता है। देयर इज़ नो नीड फॉर बीटा, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है, बीटा का वहाँ पे एस्टिमेशन किया जाता है, तो बीटा इज़ एस्टिमेटेड वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। CAPM की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। और किन्होंने दिया, ये विलियम शार्पे ने, विलियम शार्पे जो कि एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज इज रिलेटेड टू। एम्प्लॉयज़ यानी कि जो कर्मचारी हैं उनका जो मोरल है वो किससे रिलेट करता है, एटीट्यूड से। मोरल मीन्स हौसला, कर्मचारियों का हौसला उनके एटीट्यूड से। अगर उन्हें पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो उनका जो हौसला है वो बढ़ेगा।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपनी विच यूजेज मार्केट शेयर प्राइसिंग। देखिए प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव पूछ रखा है एक कंपनी का विच यूजेज मार्केट शेयर प्राइसिंग, तो ये हो जाएगा सेल्स ओरिएंटेड। यहाँ पे भी फुल टू डिटेल में हमने जितने भी प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव हैं सारे करे हैं क्वेश्चन में, तो 51 क्वेश्चन की वीडियो में आप देख सकते हैं सारे ही प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव 5 तरह के होते हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड, कंपटीशन रिलेटेड, कंज्यूमर ओरिएंटेड और सेल्स रिलेटेड। तो ये सेल्स रिलेटेड का टॉपिक है। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, मार्केट शेयर की बात की जाती है सेल्स ओरिएंटेड वाले में, और बाकी है अदर ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन विच ईयर फैक्ट्रीज एक्ट इनैक्टेड। फैक्ट्रीज एक्ट कब आया? 1948 में आया। नेक्स्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो व्हेन। नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल जीरो के इक्वल कब होती है? जब हमारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट जो है दोनों ही इक्वल हो जाए तो नेट प्रेजेंट वैल्यू भी जीरो हो जाती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का सेकंड क्वेश्चन आया, 360 डिग्री अप्रोच किससे रिलेट करती है? परफॉर्मेंस अप्रेजल से। अभी एक क्वेश्चन आया भी था कि एम्प्लॉयज़ का जो भी आउटपुट है उसको ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ जब देखा जाता है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, तो सेम वही बात 360 डिग्री अप्रोच किससे रिलेट करते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल से। इसमें क्या है, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को पूरी 360 डिग्री पे मापा जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजिंग द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेज। देखिए पूछा जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो एफसी पर यूनिट के साथ क्या इफेक्ट होता है। देखिए मान लो कि पहले 10,000 यूनिट के प्रोडक्शन पे हमारी फिक्स कॉस्ट थी 40,000 रुपये, यानी कि एफसी पर यूनिट ही क्वेश्चन में पूछा गया, तो पर यूनिट हम निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगी 40,000 डिवाइडेड बाई 10,000 4 रुपीज़। अब प्रोडक्शन बढ़ के हो गया है मान लो कि 12,500 यूनिट्स का, लेकिन एफसी अभी भी उतनी ही रहेगी 40,000 की, तो एफसी पर यूनिट कितनी आ जाएगी? 40,000 डिवाइडेड बाई 12,500 यूनिट्स 3.2 पर यूनिट। पहले थी 4 रुपीज़ और अब है 3 रुपीज़ 20 पैसे। तो यहाँ पे क्या आ गया, जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारी एफसी पर यूनिट क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। तो डिक्रीज़ वाले ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डेप्थ इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेज। कैपिटल स्ट्रक्चर में देखिए दो चीज़ें आते हैं, एक तो हमारी डेप्थ और एक हमारी इक्विटी। तो इससे आप याद रखेंगे कि जब भी डेप्थ बढ़ते हैं ना तो WACC यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमारी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह कंपनी को पे करना पड़ता है, नहीं डिक्रीज़ हो जाती है, सॉरी इंक्रीज़ नहीं डिक्रीज़ हो जाती है। जब डेप्थ इंक्रीज़ होते हैं तो हमारी WACC डिक्रीज़ हो जाती है, जब इक्विटी इंक्रीज़ होती है तो हमारी WACC भी इंक्रीज़ होती है। तो रिवर्स रिलेशन है डेप्थ में और WACC में। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सॉफ्ट लोन विंडो। सॉफ्ट लोन विंडो किसको कहा जाता है? IDA को सॉफ्ट लोन विंडो यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को सॉफ्ट लोन विंडो भी कहा जाता है। एस्टेट 2018 में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन ब्रिक्स। ब्रिक्स में देखिए ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। विच अमंग द फॉलोइंग गिव द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन यानी कि एल्टन मेयो की जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है उससे भी 3-4 क्वेश्चन निकल के आए हैं इस पेपर में। तो ये सबसे पहले तो ये बात कि ये वाली अप्रोच दी किसने? एल्टन मेयो ने दी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। हार्टन प्रयोग किए थे इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलके, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, ठीक है, और वहाँ से ह्यूमन रिलेशन के ऊपर इन्होंने अपने सुझाव दिए थे। व्हाट आर SDR पॉपुलरली नोन एज, इन्हें कहा जाता है पेपर गोल्ड। एस्टेट में भी एक क्वेश्चन आया था, पेपर गोल्ड। SDR को कहा जाता है पेपर गोल्ड। नेक्स्ट है ए मार्केटर ऑफ XYZ कंपनी सेलिंग हिज आइसक्रीम इन द मार्केट ऑफ ₹20% मोर देन हिज कॉम्पिटिटर्स प्राइस। देखिए वो 20 रुपये में अपनी आइसक्रीम बेच रहा है, जो कि कीमत उसके जो प्रतियोगी हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उससे 20% ज़्यादा है। तो स्टिल ही सेल्स आर इंक्रीजिंग, फिर भी उसकी सेल बढ़ रही है। तो नाउ हिज एम इज टू मेंटेन सेम प्राइसिंग, और अभी उसका मकसद क्या है कि प्राइस को सेम रखा जाए। ही एन्जॉयज विच टाइप ऑफ लीडरशिप, कौन सी लीडरशिप को वह एन्जॉय कर रहा है? प्राइस लीडरशिप। प्राइस की बात हो रही है ना, प्राइस उसका ज़्यादा है दूसरों से, फिर भी उसकी सेल जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो प्राइस लीडरशिप आ जाएगी यहाँ पे। अब ट्रस्टीशिप अप्रोच किसने दी है? महात्मा गांधी ने।
हु अमंग द फॉलोइंग गेव द ट्रस्टीशिप अप्रोच इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन की जितनी भी अप्रोचेज हैं सारी डिटेल में वीडियो में करिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन की और भी अप्रोच आगे क्वेश्चंस में पूछी गई हैं, तो आप 62 क्वेश्चन जिस वीडियो में है वहाँ पे जाके सारी अप्रोचेज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच टू फैक्टर्स। हर्जबर्ग के जो टू फैक्टर थ्योरी है वो कौन कौन से टू फैक्टर के ऊपर बेस है? ये जी हाइजीन एंड बिहेवियर। हाइजीन एंड बिहेवियर को क्या कहा जाता है? मोटिवेटिंग भी बोल सकते हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है इन इंडिया फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसीज आर गवर्न बाय विच एक्ट। ये थे फीमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एक्सिलरी टू ट्रेड। यानी कि व्यापार की सहायक कौन सी नहीं है? माइनिंग व्यापार के सहायक नहीं है। ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग एंड इंश्योरेंस तीनों ही व्यापार की सहायक क्रिया है, लेकिन माइनिंग नहीं है। सिक्योरिटीज विद मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर। देखिए 1 साल से कम की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो कौन सी मार्केट में जाती है? मनी मार्केट में चली जाएंगी। नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच टू कैपिटल वर गिवन बाय डेविड डुरांड ने दी है ये अप्रोच, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिंग न्यू फीचर्स टू अ प्रोडक्ट इज सपोर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज। अपने प्रोडक्ट में नए फीचर ऐड करना कौन सी अप्रोच में आता है? प्रोडक्ट अप्रोच में, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स जो है वो ऐड किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग गिव द थ्योरी ऑफ ऑब्सोल्यूट एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए फिर से आ गया, एडम स्मिथ ने दी है ये वाली हमारी थ्योरी ऑफ ऑब्सोल्यूट एडवांटेज, एडम स्मिथ ने। ये क्वेश्चन नेट में भी आया था। परफॉर्मेंस अप्रेजल, अब तीसरा क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्प्लॉइज असेसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट कवर्ड बाय जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में क्या नहीं आता? परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसको बोलते हैं 360 डिग्री अप्रोच इसको बोला जाता है, और एम्प्लॉय से ये रिलेट करता है। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और वर्किंग कंडीशन तीनों ही हमारे किस में आ जाती हैं? जॉब एनालिसिस में आ जाती हैं। 72 क्वेश्चन है बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। ये आ जाती है बिजनेस एक्टिविटी को कौन सी 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, देखिए इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, और कॉमर्स में 2 एक्टिविटी आ जाती है, ट्रेड एंड एक्सिलरी टू ट्रेड, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। 73 क्वेश्चन है व्हेन ए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स प्रोडक्ट थ्रू ए चैनल स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड 1 और मोर रीसेलर्स इज नोन एज, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मार्केटिंग। ठीक है, इसके अंदर 1 से ज़्यादा बेचने वाले हों, रीसेलर्स हो, तो वो होती है इनडायरेक्ट मार्केटिंग। नेक्स्ट है इन फाइनेंस द टर्म वर्किंग कैपिटल मीन्स। वर्किंग कैपिटल का मीन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स चैनल पे कई बार करवाए गए हैं, तो लेक्चर्स जो आते हैं वो हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में सबसे ऊपर आता है, लेक्चर्स। ठीक है, इंडस्ट्री, बिजनेस, इनडायरेक्ट मार्केटिंग, लेक्चर्स हमारे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आ जाते हैं। 76 क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग गिव द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। डेविड रिकार्डो ने दी है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस। ठीक है, एडम स्मिथ की भी पीछे क्वेश्चन में पूछी गई थी अभी। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया आर रेगुलेटेड बाय सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करता है। हार्थन स्टडीज़, सेकंड क्वेश्चन आया है अभी ये ह्यूमन रिलेशंस का। हार्थन स्टडीज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ विच स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ह्यूमन रिलेशन से ये रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आया है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी से कि हु अमंग द फॉलोइंग गिव द फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। देखिए डेविड रिकार्डो की अभी ऊपर ही आया था, डेविड रिकार्डो ने क्या दिया था? थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस। अब है हेक्सर और ओहली ने दिए फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, हेक्सर ओहली ने। तो प्लीज़ जहाँ जिस वीडियो में ये सारी करवाई गई हैं, ये 4th या 5th वीडियो में कराई गई होंगी, तो आप जाके वहाँ पे सारी वीडियोस सारी की सारी जो थ्योरीज है वो देख सकते हैं, क्योंकि अभी 4th जी हमारी 4th थ्योरी आई है इंटरनेशनल ट्रेड की। ठीक है, ये देखिए एक बार देख ही लेते हैं जोन सी आई है पेपर में। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेजेस थ्योरी एडम स्मिथ ने दी है, थ्योरीज है इंटरनेशनल ट्रेड की। कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी या रिकार्डियन थ्योरी भी इसको बोलते हैं, डेविड रिकार्डो ने दी। और एक्सर ओहलिन थ्योरी अभी जो रिसेंटली क्वेश्चन हमने पढ़ा है,
हेक्सर ओहलिन थ्योरी ये दी है एली हेक्सर एंड बर्टिल ओहलिन ने। और इसको मॉडर्न थ्योरी, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी इसे बोला जाता है, जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी भी इसे कहा जाता है। और एक और थ्योरी आगे मिलेगी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, रेमंड वर्नर ने। तो ये सारी ही थ्योरीज करवाई गई हैं हमारी जितनी भी ट्रेडिशनल और मॉडर्न थ्योरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ज्वाइनिंग IMF ईच मेंबर इज असाइंड ए कोटा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जब भी कोई ज्वाइनिंग करता है तो जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो उन्हें एक कोटा असाइन किया जाता है इन स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, SDR का पीछे भी क्वेश्चन आया था कि SDR को क्या कहा जाता है, पेपर गोल्ड कहा जाता है। तो SDR की फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स कोरस्पॉन्डिंग टू इट्स, यानी कि हर जो भी मेंबर कंट्री है उसका जो कोटा वो कैसे डिसाइड किया जाता है, रिलेटिव पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी में उनकी जो पोजीशन है उसके बेस के हिसाब से। 81 क्वेश्चन है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड कैश फ्लोज कैन बी क्लासिफाइड इनटू। 3 कैटेगरीज में, 3 एक्टिविटीज़ में कैश फ्लो जो है क्लासीफाई होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। 82 क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट है, एक कंसेप्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी लिक्विडेटेड और सोल्ड आउट इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज। इनकी कैसी कॉन्सेप्ट, ऐसी कौन सी कॉन्सेप्ट है जो ये मान के चलती है कि जो हमारा बिजनेस है ना उसको अपने नियर फ्यूचर में ना बेचा जाएगा, ठीक है, लिक्विडेट नहीं किया जाएगा, यानी कि बेचा नहीं जाएगा, तो वो कौन से गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये मान के चलती है, इनके जितने भी अकाउंट्स लिखे जाते हैं वो ये मान के किए जाते हैं कि एक लंबे टाइम तक हमारा बिजनेस जो है वो चलने वाला है। 2 की एस्पेक्ट ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट, किसी भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते टाइम 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाता है। कौन से हैं, टाइम एंड रिस्क, कि कितने टाइम का है और कितना उसमें रिस्क है। तो 2 की एस्पेक्ट हो जाएंगे हमारे टाइम एंड रिस्क। 84 क्वेश्चन है, PV रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो रिलेशनशिप किस किस के बीच का दिखाता है, कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स का। क्योंकि फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो कंट्रीब्यूशन और सेल के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है। 85 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द राइट ऑफ द कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उपभोक्ता को जो अधिकार मिले हुए हैं उसमें से कौन सा अधिकार नहीं है 1986 के अकॉर्डिंग। राइट टू बी प्रेजेंटेड, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू चूज, ये तीनों हैं राइट, लेकिन राइट टू प्रेजेंटेड नहीं है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से कंज्यूमर्स के राइट हैं। देखिए, राइट टू सेफ्टी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, सेफ्टी हमारा ऑप्शन में भी है। राइट टू चूज़, राइट टू बी हियर्ड, ये भी दोनों ऑप्शन में है। राइट टू रिड्रेसल, उनके निवारण का, जो भी समस्या है उसके समाधान का उसे अधिकार है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, और उपभोक्ता को शिक्षा लेने का भी अधिकार है, उपभोक्ता शिक्षा के बारे में उसे पता होना चाहिए। तो राइट टू बी प्रेजेंटेड, ये कोई अधिकार नहीं मिला हुआ कंज्यूमर को। नेक्स्ट है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द काउजेज फॉर डिफरेंस बिटवीन। जो बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है वो किस लिए बनाया जाता है, बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड द पासबुक। ये बैंक के पास जो पासबुक है और कंपनी के पास जो कैश बुक है उसके बैंक कॉलम का मिलान करने के लिए बैंक समाधान विवरण यानी कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। 87 क्वेश्चन है, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। जब शेयर्स को फॉरफिटेड किया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा किसे, कॉल्ड अप कैपिटल से। ठीक है, जब एंट्री याद की जाती है तो ये भी याद किया जाता है साथ में, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। अभी तक कंपनी ने जितने रुपये मंगाए हैं उतने अमाउंट से शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कौन सी विशेषता नहीं है। देखिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझने योग्य होनी चाहिए, रेलिवेंस होनी चाहिए, संगत होनी चाहिए, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए उसके अंदर, यानी कि विश्वसनीयता होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी यानी कि कुशलता, प्रवीणता, ये कोई विशेषता नहीं है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। नेक्स्ट है, ए पार्टनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली बाय सम एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एंड सच एन एग्रीमेंट कैन बी। एक पार्टनरशिप जो है वो अस्तित्व में आती है एक समझौते के द्वारा जो कि पार्टनर्स के बीच में किया जाता है। तो इस एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट है वो कैसा होना चाहिए, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड एग्रीमेंट। एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड की गर्भित भी होना चाहिए, और गर्भित भी हो सकता है और या फिर वो एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है।
नेक्स्ट फॉर्मूला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला पूछा गया है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। थर्ड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, क्योंकि चैनल से जुड़ के ही आपको पता लगेगा कि चैनल आपके लिए कितना यूज़फुल है। वीडियोस अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। 91 क्वेश्चन है, हाफ पेपर हमारा हो चुका है, 90 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं हम। 91 क्वेश्चन है, द शेयर प्रीमियम अकाउंट शुड बी शोन अंडर। शेयर प्रीमियम अकाउंट किसके अंडर दिखाया जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग के अंडर दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस। द नंबर ऑफ स्टॉक्स इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स इज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो सेंसेक्स होता है उसमें कितनी कंपनियों के शेयर लिए जाते हैं? 30 कंपनीज के शेयर लिए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज ओवरहेड कॉस्ट और ओन कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट किसे कहा जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड कॉस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:5। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। न्यू रेशियो कितना होगा? न्यू रेशियो कितना होगा? देखिए वैसे तो निकालना बहुत ही आसान है कि जब सिर्फ नए का शेयर दे रखा हो और कुछ भी निकाल रखा हो, तो पुरानों के बीच में जो रेशियो था ना, ओल्ड रेशियो था, न्यू में भी वही रेशियो होना चाहिए उनके बीच में, 2:5। यानी ये 2:5, 6:15 ये वाला ऑप्शन चला जाएगा। फिर भी एक बार इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले पूरे फर्म के प्रॉफिट को 1 माना जाता है। जो न्यू पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए उसका हिस्सा लेके रिमेनिंग निकालेंगे 3/4। तो ए और बी रिमेनिंग को जो है अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/7, क्योंकि 2:5 इनका ओल्ड रेशियो है। ठीक है, ए का आ जाएगा 6/28 और बी का आ जाएगा 15/28 और सी का 1/4 है। यहाँ 28 है हमारा रिमाइंडर डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे भी इसको 28 कर लेंगे, 7 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7/28, 6, 15 और 7 हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा। 95 क्वेश्चन है, द बैलेंस शीट ऑफ ए नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कंटेन। एक नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो बैलेंस शीट है उसमें क्या नहीं आता है? ओनर्स की इक्विटी नहीं आती, क्योंकि कोई ओनर उसका होता ही नहीं है। एसेट आएंगे, डेटर्स आएंगे, बिल्डिंग आएंगे, लेकिन ओनर्स की इक्विटी नहीं आएगी। नेक्स्ट है, ए मेथड ऑफ अकाउंटिंग दैट अटेम्प्ट्स टू टेक अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट। अकाउंटिंग एक ऐसा मेथड जो इस सच्चाई पर निर्भर है कि दैट मॉनेटरी यूनिट डज नॉट हैव ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, कि जो मॉनेटरी यूनिट है, जो मौद्रिक यूनिट है, उसकी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं होती है। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड, क्योंकि महंगाई जो रोज़ बढ़ती है उसके कारण जो मुद्रा है उसका मूल्य जो है वो सेम नहीं रहता है। इस अकाउंटिंग में बात की गई है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में। इन्फ्लेशन की बात कौन सी अकाउंटिंग में की गई है? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में। सेटलमेंट 97 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज नोन एज। इसे क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्या अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जब लेसन वहाँ पे पढ़ा जाता है तो वहाँ बैलेंस शीट की जगह क्या बनाया जाता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि यहाँ पे तीनों तरह के अकाउंट नहीं बनते। जो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है उसी से ही जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के काम चलाया जाता है। 98 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी वैल्यू निकाली जाती है कैसे? इज़ द फंक्शन ऑफ, फंक्शन यानी कि मल्टीपल ऑफ किस की मल्टीप्लाई करके एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी, औसत वेतन जो है उसको, और एंड देयर एवरेज एम्प्लॉयड टेन्योर इन द ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कितना टाइम ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ह्यूमन रिसोर्स की जब वैल्यू निकाली जाए तो ये कौन से मॉडल में निकाली जाती है? दिस इज द एसेंस ऑफ एग्रीगेट पेमेंट मॉडल। एग्रीगेट पेमेंट मॉडल, उनको टोटल कितना पेमेंट किया गया है, ठीक है, किस का फंक्शन यानी कि मल्टीपल है एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़ और एवरेज एम्प्लॉयमेंट टेन्योर का। नेक्स्ट है, टू टेस्ट द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज यूज्ड। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है, टर्नओवर रेशियो, थर्ड नंबर पे टर्नओवर रेशियो आता है हमारे, एसिड टेस्ट रेशियो, ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो हो जाएगा। टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो भी वैसे अब हमारा इसी में ही आ जाता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में, लेकिन जब ये दोनों ऑप्शन में हमें एक पे जाना हो तो हम डेब्ट इक्विटी रेशियो पे ही जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का पहला रेशियो हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो ही है।
नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में क्या नहीं दिखाया जाता? रिजर्व कैपिटल, यानी कि कैपिटल का वो भाग जो वाइंडिंग अप के लिए रिजर्व कर दिया जाता है, रिजर्व कैपिटल, जो कि हमारी इसमें शेयर कैपिटल में नहीं दिखाई जाती। ऑथराइज्ड कैपिटल दिखाई जाती है, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी दिखाई जाती है, और कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल भी दिखाई जाती है, लेकिन रिजर्व कैपिटल को नहीं दिखाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर ओन पर्सनल यूज और द यूज ऑफ अदर्स इन देयर इमीडिएट हाउस होल्ड आर। देखिए वो कौन होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज को बाय करते हैं, खरीदते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर दूसरों के यूज़ के लिए, लेकिन जो तुरंत ही यूज़ कर लिए जाते हैं घर में, इमीडिएट हाउस होल्ड, वो होते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर्स। अल्टीमेट कंज्यूमर उन्हें बोला जाता है जो गुड्स और सर्विसेज को बाय करते हैं अपने खुद की पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए या फिर अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ सम अंडरलाइंग एसेट इज कॉल्ड। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है उसके अंडरलाइंग एसेट के ऊपर, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव भी पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हमने किया है डेरिवेटिव का टॉपिक। देखिए थोड़ा सा देखते हैं यहाँ, जैसे शुगर है, चीनी है, चीनी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? शुगर कैन के ऊपर। शुगर की जो प्राइस है वो शुगर कैन की प्राइस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो शुगर कैन, गन्ना जो है अंडरलाइंग एसेट हो जाएगा और शुगर क्या हो जाएगी? डेरिवेटिव हो जाएगी। ठीक है, डेरिवेटिव। अब 4 तरह के डेरिवेटिव होते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप। डेरिवेटिव एक इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है अंडरलाइंग एसेट के ऊपर, वो होता है डेरिवेटिव। 3 मेजर सोर्स ऑफ रिस्क आर। रिस्क यानी कि जोखिम जो है उसके 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? बिजनेस रिस्क, इंटरेस्ट रेट का रिस्क, और तीसरा कौन सा? मार्केट का। मार्केट में क्या चल रहा है, अप डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मनी मार्केट सिक्योरिटी। मनी मार्केट सिक्योरिटी का कौन सा पार्ट नहीं है? ये है डिबेंचर्स नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार स्टार्ट में भी आया है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के 5 जो टॉपिक होते हैं कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट 5 होते हैं। मनी ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। डिबेंचर्स हमारे कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी है, तो मनी मार्केट सिक्योरिटी में ये नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू द। कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। 106 क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट विच गिव्स इट्स ओनर द राइट टू बाय और सेल। ये जब ओनर को राइट दे दिया जाए, इनके ऑप्शन दे दिया जाए, तो खरीद लो या फिर बेच लो, तो वो किस में आ जाएगा? ऑप्शन। ऑप्शन में आ जाएगा अंडरलाइंग एसेट और ऑन बिफोर ए गिवन डेट, यानी कि एक निर्धारित तिथि से पहले ही उसे ऑप्शन दे दिया जाता है कि अगर वो चाहे तो खरीद या बेच सकता है अपने एसेट को, तो ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। 107 क्वेश्चन है, ए रेशियो विच रिफ्लेक्ट द प्राइस इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे पर रुपी ऑफ अर्निंग पर शेयर इज नोन एज। एक ऐसा रेशियो जो प्रभावित करता है, रिफ्लेक्ट द प्राइस इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे पर रुपी ऑफ अर्निंग पर शेयर, यह आ जाएगा हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट टाइटन ए फर्म्स क्रेडिट पॉलिसी। टाइटन मतलब कि जो कड़ा नहीं करती है, फर्म की उधार नीति है जो उसे कड़ा नहीं करती है। ये कौन सा टॉपिक ऐसा है जो उसे और भी टाइट नहीं करती है? तो लेंथनिंग द डिस्काउंट पीरियड। डिस्काउंट पीरियड को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो उधार नीति लूज हो जाएगी, ना कि टाइट। ठीक है, लेंथनिंग द डिस्काउंट पीरियड। बाकी देखिए सभी टाइट करिए। इम्प्लीमेंटिंग ए मोर स्ट्रेंथ क्रेडिट स्टैंडर्ड, और भी कड़े जो है उधार के स्टैंडर्ड अगर मानक निर्धारित कर दिए जाए। रिक्वायरिंग ए कैश डाउन पेमेंट ऑन एनी परचेज, कैश डाउन लागू कर दिया जाए किसी भी खरीद पे। या शॉर्टनिंग द नेट ड्यू पीरियड, जो देय अवधि है उसको अगर छोटा कर दिया जाए, तो ये क्रेडिट पॉलिसी को और भी कड़ा बना देते हैं। तो ऐसा कौन सा जो नहीं बनाता है? लेंथनिंग द डिस्काउंट पीरियड, डिस्काउंट पीरियड बढ़ा दिया जाए। जैसे कि मान लो पहले अगर 15 दिन पे पेमेंट करने पर अगर कंपनी 20% डिस्काउंट दे रही थी, तो अभी उसको और बढ़ा देके अगर आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है, 15 की बजाय 30 दिन का टाइम दे दो कि भाई 20% डिस्काउंट मिलेगा अगर 30 दिन के अंदर पेमेंट हो जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटी एक्स हैज़ एन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 5%। एक सिक्योरिटी एक्स है जिसके ऊपर अनुमानित जो रिटर्न है वह 5% की, स्टैंडर्ड डेविएशन है 4%। सिक्योरिटी वाई, उसके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न है 8% की और स्टैंडर्ड डेविएशन है 10%।
फिर आगे क्या ऑप्शन दिया गया कि इफ़ देयर इज 75% इन्वेस्टमेंट इन एक्स एंड 25% इन्वेस्टमेंट इन वाई, एक्स में 75% इन्वेस्टमेंट की जाए और वाई में 25%, तो रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो विल बी, टोटल रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो कितना होगा। देखिए जिस इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा हमने इन्वेस्ट किया है उसी के नियरेस्ट आंसर जाएगा। 75% है एक्स में, तो एक्स की है 5% और दूसरे की है रेट ऑफ रिटर्न 8%, तो जो आंसर है वो इसके नियरेस्ट होगा। 5 के नियरेस्ट जो है उसी पे ही हम टिक कर देंगे 5.75। इसे एक बार निकाल के देखते हैं। देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 10 लाख की, और इन्होंने कहा 75% इन्होंने एक्स में करी है, तो 10 लाख का 75% 7,50,000, और वहाँ पे रिटर्न कितनी मिल रही है 5% की, यानी कि 37,500 रुपये की। 7,50,000 का 5% 37,500 यहाँ से रिटर्न मिल रही है। वाई सिक्योरिटी वाई में इन्वेस्टमेंट करी गई है 25%, 10 लाख का 25% 2.5 लाख, और यहाँ से रिटर्न मिल रही है 8% यानी कि 20,000 रुपये। तो टोटल रिटर्न मिली कितनी 37,500 और 20,000, 57,500 की। तो रेट कैसे निकलेगी 57,500 डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 5.75%। ये क्वेश्चन भी दोबारा आया है, रिपीटेड है इसी पेपर में। फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ द फर्म आर गाइडेड बाय, फाइनेंशियल डिसीजन जो है कंपनी का जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो किससे गाइड होता है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ से, यानी कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क कितना हम इन्वेस्टमेंट करें कितना हमें रिटर्न मिले। डैश इज़ द साइंस ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ द साइंस ऑफ यूजिंग साइकोलॉजी एंड डेमोग्राफिक्स टू बेटर अंडरस्टैंड कंज्यूमर, कंज्यूमर को ज़्यादा समझने के लिए भौगोलिक और उसका मनोवैज्ञानिक, ये दोनों विज्ञान जिसमें आ जाते हैं वो क्या होता है साइकोग्राफिक्स। देखिए साइकोग्राफी का साइको उठा लीजिए और डेमोग्राफिक्स का ग्राफिक्स, तो साइकोग्राफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट एन इन्वेस्टर कुड अर्न बाय इन्वेस्टिंग हिज मनी इन फाइनेंशियल एसेट ऑफ इक्विवेलेंट रिस्क इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में होता ही क्या है इक्विवेलेंट रिस्क को देखा जाता है, और यहाँ पूछा गया कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कौन सी है। अगर एक इन्वेस्टर एक की जगह उसी के समान जोखिम वाली दूसरी फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करे तो वहाँ पे जो रिटर्न देख जाएगी वो कौन सी जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट है सेबी हैज़ मेड इट मैंडेटरी, सेबी ने अनिवार्य कर दिया है कंपनीज के लिए टू डिस्क्लोज देयर, क्या प्रकट करना, क्वार्टरली रिपोर्ट एंड एनुअल रिपोर्ट, ठीक है उनकी 3-3 महीने की रिपोर्ट और उनकी वार्षिक रिपोर्ट जो है उसे डिस्क्लोज करना मैंडेटरी कर दिया है। इन डैश मार्केटिंग द सेलर एंगेज इन द मास प्रोडक्शन, देखिए कौन सी ऐसी मार्केटिंग है जिसमें सेलर जो है वो एंगेज रहता है, व्यस्त रहता है मास मतलब कि व्यापक स्तर पर, मास प्रोडक्शन, मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास प्रमोशन, एक बड़े लेवल का प्रोडक्शन होगा, बड़े लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बड़े लेवल पे प्रमोशन होगा, तो फन प्रोडक्ट फॉर ऑल बायर्स, तो ये भी मास में ही आ जाएगा, मास मार्केटिंग में ही ये सब कुछ होता है। नेक्स्ट है डैश रेफर्स टू ए फर्म होल्डिंग सम कैश टू मीट इट्स रूटीन एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। देखिए कौन सा ऐसा मोटिव है, इन चारों में से कौन सा ऐसा मोटिव है जो ये बताता है कि फर्म को कुछ कैश अपने हाथ में रखना चाहिए, दैट आर इनकर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कंपनी के जो भी साधारणतः कार्य है उसके लिए कुछ कैश उसे अपने पास बचा के रखना चाहिए। यह क्या हो जाएगा ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव ऐसा मोटिव होता है जिसमें कंपनी थोड़ा सा कैश अपने हाथ में रखती है ताकि दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए उसे कैश की कमी ना पड़े। नेक्स्ट है कंपनी हैज़ ए फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹40,000, कंपनी की जो स्थायी लागत है वो है 40,000 रुपये, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ₹4 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ₹3। ब्रेक इवन क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, देखिए ब्रेक इवन क्वांटिटी कैसे निकलेगी, यहाँ पे सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट अगर हम लेस करेंगे 4 - 3 कितना आ गया ₹1 की 40,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40,000 का ब्रेक इवन एनालिसिस आ जाएगा। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 40,000 डिवाइडेड बाय 4 - 3 करेंगे 1, 40,000 डिवाइडेड बाय 1, 40,000 आंसर आ जाएगा। देखिए मार्केट सेगमेंटेशन से तीसरा क्वेश्चन आया है, ए डैश कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हु शेयर ए सिमिलर सेट ऑफ नीड्स एंड वांट्स, जो एक जैसी यानी कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें ऐसे कस्टमर हैं जिनकी एक जैसी नीड्स है, एक जैसी वांट्स हैं, तो ये कहता है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंट होता है वो, मार्केट सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ कस्टमर हु शेयर ए सिमिलर सेट ऑफ नीड्स एंड वांट्स।
नेक्स्ट है द चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू द चेंज इन सेल इज रेफर टू एज ऑपरेटिंग लीवरेज। ये हमारी सेकेंड वीडियो में सेकेंड 36 क्वेश्चन में पूरे लीवरेज समझाए गए हैं सारे, तो वहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। द चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू द चेंज इन सेल इज रेफर टू एज ऑपरेटिंग लीवरेज। देखिए मैं एक बार फिर से करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जब बार बार आ रहा है तो, कि हमारे पास डाटा है जैसे सेल्स अगर हमने मान ली कि 10,000 की सेल्स है, उसमें से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो है कंट्रीब्यूशन 4,000 का, ठीक है। और उसमें से भी एफसी अगर फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो आ जाएगा ईबीआईटी, और उसमें से इंटरेस्ट लेस करेंगे तो ईबीटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, और उसमें से टैक्स लेस करेंगे तो अर्निंग पर शेयर यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। जब ये 1 साल के डाटा हमारे पास होते हैं तो हम ये वाले फॉर्मूलाज जो हैं वो यूज़ करते हैं, और ये भी पेपर में कई बार पूछे गए हैं। यानी कि जो हमारा फर्स्ट हमारा लीवरेज है ऑपरेटिंग लीवरेज, उसका यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ये ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बन जाएगा। फाइनेंशियल लीवरेज का बनेगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी या पीबीटी, ठीक है। और तीसरा होता है कंबाइंड लीवरेज, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी या पीबीटी। ये थे 1 साल के डाटा की बात जब हम करेंगे। और जब 2 साल के डाटा दी गए हो, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज से जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हमारे फॉर्मूलाज भी चेंज हो जाते हैं। मान लीजिए कि जो डाटा वो चेंज हो रहा है, सेल्स 10,000 की 20% बढ़ गई, अब 12,000 हो गई, ठीक है। ये तीनों ही चीज़ें जो है वो 2020 क्यों बढ़ेंगी 2020? देखिए 10,000 का 60% है 6,000, तो 12,000 का 60% आ जाएगा 7,200, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने देखा तो ये भी 20% का इंक्रीमेंट है और ये भी 20% का कंट्रीब्यूशन में, ये नील हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट नील होती है, सेम होती है ना, तो यहाँ पे जो चेंजेस है वो नील है। और ईबीआईटी 40% का बढ़ेगा। अब इस डाटा के अकॉर्डिंग जब ये परसेंटेज निकाली तो ये 20%, 40%, 80% आ गया। तो कंट्रीब्यूशन यानी कि ऑपरेटिंग लीवरेज का जब 1 ईयर डाटा था तो फॉर्मूला हमारे पास बन गया था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो अभी क्या बनेगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ये डिवाइडेड बाय ये, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट या कंट्रीब्यूशन, तीनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जब 1 साल का डाटा है तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, लेकिन जब 2 साल का डाटा हो तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट या कंट्रीब्यूशन। और फाइनेंशियल लीवरेज हो 1 साल का डाटा हो तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, और जब 2 साल के डाटा हो तो परसेंटेज चेंज इन में क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ईपीएस, पीएटी, टैक्स, ईबीटी, पीबीटी। यानी कि ये जो 80% जिसमें भी हो वो कुछ भी नाम ऊपर आ सकता है, और डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। कंबाइंड लीवरेज का 1 साल का डाटा हो तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, और जब 2 साल के डाटा हो तो ये सारे 80% वाले ऊपर और डिवाइडेड बाय 20% वाले नीचे। यानी कि ये वाली टेबल माइंड में सेट रखनी जरूरी है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ से। वो 1 ईयर के हिसाब से भी पूछा जा सकता है, 2 ईयर के हिसाब से भी, 2 ईयर के डाटा के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहीं पे ये क्वेश्चन आया, चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन सेल, प्रॉफिट में चेंज सेल के अकॉर्डिंग, तो ये सबसे पहला ऑपरेटिंग लीवरेज का आ जाएगा हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट है द मार्केट फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म फंड। देखिए शॉर्ट टर्म फंड जो होते हैं वो होते हैं मनी मार्केट में, और लॉन्ग टर्म के फंड जो होते हैं वो होते हैं कैपिटल मार्केट में। विच ऑफ दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट कौन सी नहीं है, बॉन्ड है, लीज ऑब्लिगेशंस है, शेयर्स है, पेटेंट्स नहीं है, क्योंकि वो हमारी ये पेटेंट्स नहीं आएंगे इसमें, ये फाइनेंशियल एसेट में नहीं है। द रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल, एंड कॉस्ट है हमारी 1 लाख की। अमाउंट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट कैसे आएगा, देखिए ग्रोस प्रॉफिट किसके ऊपर दे रखा है, सेल के ऊपर, और यहाँ पे जो गिवन है वो है कॉस्ट गिवन है। तो कैसे निकालेंगे इसे, देखिए सेल 100 रुपीज़ को अगर हम मानते हैं तो ग्रोस प्रॉफिट 20% इन्होंने दिया सेल के ऊपर, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी 80 रुपीज़ की। 100 में कोई चीज़ बिकी है, प्रॉफिट अगर 20 रुपीज़ है तो 80 रुपये की लागत है, लेकिन गिवन कॉस्ट कितनी है 1 लाख। अब जिस भी चीज़ की 2 वैल्यूज़ गिवन है उसको इक्वेशन में हम आगे रख देंगे। कॉस्ट हमारे हिसाब से ये 80 रुपीज़ की और दी गई है 1 लाख की, तो अगर कॉस्ट 80 है तो जीपी कितना है, ग्रोस प्रॉफिट कितना है 20 रुपीज़, 1 पे आ जाएगा 20/80 और 1 लाख पे आ जाएगा 25,000। तो यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 25,000। देखिए तीसरा क्वेश्चन आया, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से एल्टन मेयो ने दी थी, हर्टन प्रयोग करी थी।
ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड अप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन है जो वो लोगों से ही मिलकर बनती है। एंड द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट लाइज इन इट्स डीलिंग विद इट्स दीज पीपल, और मैनेजमेंट की सफलता भी इस बात पर निर्भर है कि वो अपने लोगों से कैसा व्यवहार करती है। दिस इज़ द फंडामेंटल ऑफ द, ये किसका आधारभूत है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का, जो कि अल्टन मेयो ने दी थी, हार्थन प्रयोग किए थे। A firm had a capital balance of ₹1 lakh at the beginning of a year. Opening capital given है 1 lakh की. At the end of the year, the firm had total asset of 1,50,000 and total liability 70,000. Closing capital नहीं दी गई, asset और liability का क्लू दे दिया, तो यहाँ से closing capital हमारी आ जाएगी 150 minus 70, 80,000 की closing capital आ जाएगी। 80,000 की closing capital. Sorry, if the total withdrawals during the period were ₹30,000, अगर drawing है हमारी 30,000 की, ड्राइंग को क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल में हम प्लस कर देते हैं 1,10,000। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पूछा है, तो ये जो आया है इसमें से हम क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल को लेस कर देंगे 1 लाख की, तो हमारे पास 10,000 का प्रॉफिट आ गया। ये क्या है हमारा क्लोजिंग कैपिटल, ये हमारी ड्राइंग्स जो कि प्लस करिए क्लोजिंग कैपिटल में, और माइनस कर देंगे हम अपनी ओपनिंग कैपिटल, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। नेक्स्ट है 124 क्वेश्चन। ए कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर एन इक्विपमेंट दैट कॉस्ट ₹28,000। एक कंपनी क्या करिए, स्ट्रेट लाइन मेथड को अडॉप्ट करिए डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, और इक्विपमेंट की कॉस्ट है 28,000, सैलवेज वैल्यू है 3,000 की, 5 ईयर की यूजफुल लाइफ है। अब देखिए 28,000 ओरिजिनल कॉस्ट माइनस में स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, ये तो आ गया हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन। तो कह रहे व्हाट विल बी द बुक वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के एंड पे हमारी एसेट की वैल्यू क्या होगी, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालते हैं पहले, 28 माइनस 3 25 डिवाइडेड बाय 5, 5,000 जो है वो डेप्रिसिएशन लग रहा है। अब स्टार्टिंग में हमारी मशीन है 28,000 की, 5,000 का इस पर डेप्रिसिएशन लगा, तो साल के एंड पे है 23,000 की, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का एंड हो गया फर्स्ट ईयर का एंड आ गया। दूसरे साल फिर से डेप्रिसिएशन लगा 5,000 का, तो 18,000, ये सेकेंड ईयर का एंड हो गया। अब क्वेश्चन पूछा गया कि थर्ड ईयर के एंड पे कितनी होगी, यहाँ से फिर से 5,000 अगर हम लेस करते हैं तो 13,000 जो है वो थर्ड ईयर का एंड हो जाएगा, और ये 13,000 पे हम टिक कर देंगे। देखिए इफ़ ओपनिंग स्टॉक ऑफ 50 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट ₹10 ईच। ओपनिंग स्टॉक था 50 यूनिट का, जिसको वैल्यूएशन करा 10 रुपये पे, और एवरेज यूनिट कॉस्ट 500 यूनिट्स, जो साल के दौरान प्रोड्यूस करिए 500 यूनिट्स, उसको वैल्यूएशन करा ₹8.90 पे। विच मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन गिव्स ए क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ऑफ ₹9 पर यूनिट। कौन सा ऐसा मेथड है जो क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू देगा 9 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, तो ये आ जाएगा वेटेड एवरेज मेथड। देखिए वेटेड एवरेज मेथड में इन्वेंट्री वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। देखिए यूनिट्स कितनी है, 50 यूनिट्स, जो स्टार्टिंग में थी 10 रुपये के हिसाब से 500 की होगी, और 500 जो प्रोड्यूस करिए ₹8.90 के हिसाब से 4,450 की होगी, टोटल हो गया 4,950। तो जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होगा क्लोजिंग वो कैसे हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट कितनी है 4,950 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है 5,550, तो 9 रुपीज़ आ गया हमारा। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा वेटेड कॉस्ट, सॉरी वेटेड एवरेज। नेक्स्ट है द प्राइस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय वन मेंबर ऑफ ए कॉर्पोरेट फैमिली टू अनदर सच एज होम ए पेरेंट टू इट सब्सिडरी इन ए फॉरेन कंट्रीज नोन एज। इनकी फॉरेन कंट्री में अगर एक पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कुछ उधार में कुछ बेच रही है, गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है, यानी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है उसके एक मेंबर अगर दूसरे मेंबर को कुछ बेच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांसफ़र प्राइस, ट्रांसफ़र कर रहे हैं बस वो। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ गेटिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब, यानी कि एक जॉब के बारे में फुल टू डिटेल इकट्ठी करना, ये क्या कहलाता है, जॉब एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द 3 कॉलम कैश बुक इज ट्रू। ऐसी कौन सी स्टेटमेंट जो 3 कॉलम कैश बुक की सही बात है। द बैंक कॉलम कैन हैव आइदर ए डेबिट और ए क्रेडिट बैलेंस, कि बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, तो ये वाली बात जो सी सही नहीं है, एक बार ये भी पढ़ते हैं। द डिस्काउंट कॉलम टोटल शुड बी द सेम टू अनेबलिंग बैलेंसिंग ऑफ, ये कोई सेम होता है दोनों साइड का बैलेंस नहीं।
तो फोलियो कॉलम रिप्रेजेंट द थर्ड कॉलम, नहीं, फोलियो कॉलम होता है फोर्थ कॉलम. इट इज़ अलोएबल फॉर द कैश कॉलम टू हैव ए क्रेडिट बैलेंस एट द एंड ऑफ द पीरियड. कैश कॉलम का हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है. नेक्स्ट है डेबिट विल कॉज द बैलेंस इन ए लायबिलिटी अकाउंट टू डिक्रीजेज, कम हो जाता है. लायबिलिटी बैलेंस होता ही क्रेडिट है और जब उसको डेबिट करेंगे तो इसका मतलब होता है कि वो डिक्रीज हो. ठीक है, एक लायबिलिटी का, जैसे कि अगर कोई भी लायबिलिटी देखिए यहाँ बाय बैलेंस से शुरू होते हैं, बाय बैलेंस BD से शुरू होती है. मान लो कि डेप्रिसिएशन अकाउंट ही है, 1 लाख रुपए का है. अगर डेबिट में कोई भी एंट्री करेंगे हम, टू मशीनरी कर दी हमने 8,000 की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिक्रीज़ हो के आएगा बैलेंस. अब बैलेंस हमारा डिक्रीज़ हो जाता है, तो डिक्रीज़ हो गया ये. ए कॉन्ट्रा एंट्री इन द कैश बुक वुड इंक्लूड, कैश बुक से ही क्वेश्चन आया है कि कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है, विड्राइंग कैश फ्रॉम द बैंक अकाउंट. बाकी ऑप्शन देखें. टोटलिंग अप द बैंक एंड कैश कॉलम एट द एंड ऑफ द ईच वन, नहीं. ट्रांसफरिंग कैश इनटू द पेटी कैश बुक, नहीं. ट्रांसफरिंग द डिस्काउंट टू द अकाउंट इन द जर्नल लेजर, नहीं. कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ही क्या होता है, या तो बैंक से पैसे निकलवाएं या बैंक में पैसे जमा करवाएं, दोनों के लिए ही क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है. यानी कि कैश बुक के दोनों कॉलम में एंट्री होगी, कैश में भी और बैंक में भी, एक में प्लस एक में माइनस. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इन वेजेस एंड सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन. यानी कि वेजेस एंड सेलिंग, मजदूरी और वेतन का जो प्रशासन है ना, उसके लिए कौन सा एक्सटर्नल इनकी बाहरी प्रभावित करने वाला फैक्टर नहीं है. एबिलिटी टू पे, ये एबिलिटी टू पे ना हर कंपनी की अलग अलग होती है, तो ये इंटरनल इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है ना कि एक्सटर्नल. बाकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, लेबर मार्केट कंडीशन एंड लेबर की लेजिस्लेशंस, ये तीनों ही एक्सटर्नल में आ जाएंगी. एबिलिटी टू पे हर फर्म की अलग अलग होती है, तो ये इंटरनल में आ जाएगी. एन एरर वेयर इन एन इनवॉइस फ्रॉम ए सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैज़ बीन डेबिटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कहाँ लिख दिया, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में लिख दिया. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एसेट है और एसेट को कहाँ लिख दिया, इलेक्ट्रिकल अकाउंट में. यानी कि जो कैपिटल है उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है, तो इसको ये क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल की अमाउंट है भाई, कैपिटल को रिवेन्यू जब मान लिया जाए. नेक्स्ट है सेल ऑफ ₹20,000 टू ए वॉज एंटर्ड एज ए सेल टू बी. ए को सेल करी और लिखा दी बी को. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ कमीशन. कमीशन की एरर है ये वाली. ठीक है, एरर से दोनों क्वेश्चन लगातार आए हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स स्टैंड ट्रू वाइल प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल जब बनाया जाता है तो कौन कौन सी बातें सही हैं. ए और सी दोनों सही है कि इंक्रीज इन करंट एसेट इंक्रीज वर्किंग कैपिटल. देखिए वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी. करंट एसेट इंक्रीज होगी तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, तो ए ठीक हो जाएगा. और करंट लायबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, तो सी ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिक्स्ड कंपोनेंट इन कंपनसेशन पैकेज. यानी कि क्षतिपूर्ति का जो पैकेज होता है ना, उसका फिक्स्ड कंपोनेंट कौन सा है. बेस सैलरी. बेस सैलरी जो है हर एक कंपनसेशन पैकेज में होती है. गेन शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, इक्विटी स्टॉक ऑप्शन किसी में हो भी सकते हैं और नहीं भी, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बेस सैलरी जो है वो सभी में होते ही होते हैं. नेक्स्ट है अहमद इज कंडक्टिंग एन इंटरव्यू फॉर हायरिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन. अहमद एक बंदा है जो इंटरव्यू को कंडक्ट कर रहा है ताकि सेल्स एग्जीक्यूटिव अपने ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स एग्जीक्यूटिव को वो हायर कर सके. ही नीड्स टू नो अबाउट द पर्सनैलिटी. अब वो पर्सनैलिटी जानना चाहता है, तो कौन सा मेथड है जो वो यूज़ करेगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट. ठीक है, पर्सनैलिटी के लिए क्या होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल की एरर कौन सी है, प्रिंसिपल की एरर अभी हमने पढ़ा था, तीसरा क्वेश्चन आया ये एरर से कि जब कैपिटल को रिवेन्यू मान लिया जाए. डेबिटिंग रिपेयर अकाउंट इंस्टेड ऑफ फर्नीचर अकाउंट. देखिए रिवेन्यू अकाउंट को डेबिट कर दिया बजाय कि कैपिटल अकाउंट के, यानी कि फर्नीचर अकाउंट के, तो ये प्रिंसिपल ऑफ एरर हो जाती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल. नेक्स्ट है एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फर्नीचर फॉर ₹90,000, कैश ₹1 लाख, डेटर्स 10,000, अदर एसेट 1,000 एंड ओनर्स इक्विटी 90,000. व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देख सारी एसेट इकट्ठी कर लीजिए. एसेट कितनी है, 90,000 प्लस 1 लाख, 1,90,000 प्लस 10 लाख, 2,01,000, 2,01,000 की एसेट्स है. और उसमें से अगर ओनर इक्विटी 90,000 की अगर हम लेस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी
11,000 की लाइबिलिटीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी? मॉर्गेज, बंधक रख के जब भी कोई लोन लिया जाएगा तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आ जाएगा। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, अकाउंट पेबल, तीनों ही हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय इज ए प्रोग्रामर फॉर एजुकेशनल सॉल्यूशन कंपनी। एक प्रोग्रामर है अजय, एक एजुकेशनल सॉल्यूशन कंपनी में वर्किंग फॉर पास्ट 5 ईयर, 5 साल से वो वहाँ पे काम कर रहा है। एंड हैज़ परफॉर्म्ड वेल, अच्छा काम कर रहा है। बट सिंस, लेकिन कुछ महीनों से, पास्ट फ्यू मंथ्स, हिज बिहेवियर इंक्लूड फॉलोइंग इशू। उसके बिहेवियर में ना ये जो चेंजेस आए हैं। ही रिएक्टेड बैडली इन द मीटिंग्स, मीटिंग होती है तो बुरा व्यवहार करता है। वैन ए न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज गिवन टू हिम, जब उसे कहीं एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो वो बुरा व्यवहार करता है। ही ऑफन कम्स लेट टू ऑफिस, वो ऑफिस में लेट आता है। ही इज़ फॉरवर्डिंग हिज रिज्यूम टू रिक्रूटीज, उसने अपना रिज्यूमे जो है वो दूसरी कंपनियों में भेजा हुआ है। ही ऑफन कंप्लेन्स अबाउट द वर्किंग कंडीशन, और वो वर्किंग कंडीशन की भी लगातार शिकायतें करता रहता है। तो व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये सारी बातें क्या दिखाती हैं? ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब के बारे में वो शिकायतें कर रहे हैं, मतलब कि वो सेटिस्फाई नहीं है। ही इज़ हाईली मोटिवेटेड तो वो बिल्कुल भी नहीं है। ही इज़ अंडर स्ट्रेस, स्ट्रेस के अंदर है, हो सकता है अंडर के स्ट्रेस में भी वो बंदा हो सकता है। ही वांट्स प्रमोशन, या फिर वो प्रमोशन चाहता है। लेकिन जो सबसे नियरेस्ट आंसर है वो यही है कि ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब, क्योंकि ये जो दोनों ही कंडीशन है वो जब वो जॉब से सेटिस्फाई नहीं होगा तभी वो सामने आती है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स इन्वॉल्व टू फॉर्म ए सेंस ऑफ कॉमन पर्पज इज। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर, एक संगठन में काम करने वाले जितने भी मेंबर हैं उन सभी को इन्वॉल्व कर लेना एक कॉमन पर्पज़ के लिए, कि वे सभी मिलकर एक ही कॉमन पर्पज़ के लिए काम करें, तो वो क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन, एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्यूटीज ऑफ ए लेबर वेलफेयर ऑफिसर? एक जो श्रम कल्याण का जो अधिकारी है उसकी कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं? ये ऑप्शन है हमारे 1, 2, 4 एंड 6। प्रोमोटिंग वेलफेयर स्कीम एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर वर्कर्स के लिए वेलफेयर स्कीम, यानी कि उनके कल्याण की नई स्कीम को प्रमोट करना और ट्रेनिंग प्रोग्राम लाना। सॉल्विंग फैमिली एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स, कंडक्टिंग मेडिएशन और सॉल्विंग एम्प्लॉय ग्राइवेंसेस, यानी कि उनकी शिकायतों को सोल्व करना। ये सारे क्या ड्यूटीज़ हैं लेबर वेलफेयर ऑफिसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड टूल्स अप्लाइड फॉर गेटिंग ऑल द एम्प्लॉयज फोकस और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन द आइज ऑफ द कस्टमर्स इज पॉपुलरली नोन एज। एक ऐसा सेट, किस चीज़ का सेट? कॉन्सेप्ट एंड टूल्स का, अप्लाइड फॉर गेटिंग ऑल द एम्प्लॉयज। सारे एम्प्लॉयज़ किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? जिसमें सारे एम्प्लॉय फोकस कर रहे हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन द आइज ऑफ कस्टमर, यानी कि कस्टमर की आँखों में, कस्टमर को ये लगे कि लगातार इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो ये किस में आ जाता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन कमिंग इनटू ए कंप्यूटर? एक ऐसी कौन सी टर्म है जो यूज़ की जाती है डिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन कमिंग इनटू ए कंप्यूटर? कंप्यूटर से जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाएगी? दैट इज़ इन बैड फॉर्म। कंप्यूटर से जो इन्फॉर्मेशन आई है वो बैड फॉर्म में है, उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाएगी जो गलत है? एंड विल इम्प्रॉपरली अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बुरी तरह से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को जो इफेक्ट कर सकती है। गीगो का मतलब क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर गार्बेज कूड़ा डालेंगे तो कूड़ा ही निकलेगा, गीगो पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एपिसोड? इनके जो संघर्ष का एपिसोड होता है उसमें इस कौन सा पार्ट नहीं है? ये इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ये वाला पार्ट नहीं है, बाकी सारे पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? पहला पार्ट होता है लेटेंट स्टेज, यानी कि अव्यक्त स्टेज। ये ऑप्शन में दिया गया था, पार्टिसिपेंट्स नॉट येट अवेयर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो भी प्रतियोगी हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि झगड़ा जो है। परसीव्ड स्टेज, कथित, इसमें पार्टिसिपेंट्स अवेयर हो जाते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि जो लड़ाई झगड़ा है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। परसीव्ड ये भी ऑप्शन में था। यहाँ पे थर्ड स्टेज है फेल्ट स्टेज, ये स्टेज भी ऑप्शन में थी कि यहाँ पे स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली फेल्ट एंड कोगनाइज्ड। फोर्थ है मैनिफेस्ट स्टेज, यहाँ पे तो झगड़ा जो प्रकट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट इज ओपन एंड कैन बी ऑब्जर्व। और लास्ट होता है आफ्टर मैथ, फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट के परिणाम आते हैं, या तो समाधान या फिर समापन। तो लेटेंट, परसीव्ड, फेल्ट तीनों ही है, इंटरपर्सनल नहीं है।
नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? जो क्रिएट एंड शेयर डॉक्यूमेंट दैट सपोर्ट डे टू डे एक्टिविटी। मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि डे टू डे एक्टिविटी के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ आर एड्रेस्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के द्वारा एम्प्लॉयज़ की कौन सी नीड्स को बताया गया है? यह डेवलपमेंट नीड्स को। नेक्स्ट है डैश इज स्पेशली टेलर्ड फॉर द यूज ऑफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट इज डिसीजन मेकिंग। देखिए ESS, ये ESS की फुल फॉर्म होती है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम क्या एग्जीक्यूटिव्स को डिसीजन मेकिंग के लिए सपोर्ट करता है। एक स्ट्राइक है, जो हड़ताल है, वो इलीगल हो जाती है कब? इफ़ इट इज़ रिसोर्टेड टू ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। इनकी जो पेंडेंसी लंबित पड़े हैं, मामले अटके हुए हैं, पिछले समझौते जो अटके हुए हैं उसके कारण भी एक हड़ताल इलीगल हो जाती है। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द लेबर कोड, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर यानी कि पंचों के निर्णय से पहले ही अगर कुछ अटका पड़ा है। बिफोर एक्सपायरी ऑफ द स्ट्राइक नोटिस पीरियड। स्ट्राइक नोटिस जो है अगर वो पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो भी स्ट्राइक जो है इलीगल हो जाती है। नेक्स्ट है ए नीड टू डिस्कवर व्हाट वी आर एंड टू डेवलप टू द फुलेस्ट पोटेंशियल एफर्ट्स टू ये हो जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट आर। देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एक नए प्रोडक्ट के लिए कंपनी जब नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारती है तो उससे पहले वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, उसके लिए रिसर्च करती है, डेवलपमेंट कॉस्ट कंपनी के पास आती है। इन्हें क्या कहा जाता है? संक कॉस्ट, क्योंकि इन्हें दोबारा से रिकवर नहीं किया जा सकता। व्हाट इज़ द वे ऑफ रिसोल्यूशन व्हेन देयर इज़ ए क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। देखिए रिसोल्यूशन यानी कि समाधान का ऐसा कौन सा तरीका है जब लीडरशिप के ऊपर संकट आता है? ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की 6 फेजेज हैं, वहाँ पे क्या होता है? हर फेजेस पे एक क्राइसिस आता है और उस क्राइसिस को नेक्स्ट स्टेज पे रिसोल्व कर दिया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि रिसोल्यूशन की स्टेज कौन सी है? लीडरशिप के रिसोल्यूशन की स्टेज कौन सी है? लीडरशिप का जो क्राइसिस है उसको रिसोल्व जो है कौन सी स्टेज पे किया जाता है? क्या व्हाट इज़ द वे, कौन सा तरीका है? जैसे ग्रोथ थ्रू डायरेक्शन। देखिए 6 फेजेज हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5, 6, 2, 3, 4, 5 चारों ही ऑप्शन में है। ग्रोथ थ्रू डायरेक्शन, ग्रोथ थ्रू डेलीगेशन, ग्रोथ थ्रू कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन। फर्स्ट फेज जो क्रिएटिविटी है, यहाँ से संकट आता है लीडरशिप का और उसको समाधान किया जाता है ग्रोथ थ्रू डायरेक्शन पे। तो यही वाला हमें टिक करना था, ग्रोथ थ्रू डायरेक्शन। डायरेक्शन पे जो है ऑटोनॉमी का आता है संकट और वो डेलीगेशन वाली स्टेज पे जाकर रिसोल्व हो जाता है। डेलीगेशन पे संकट आता है कंट्रोल का और कंट्रोल वाला कोऑर्डिनेशन पे जाकर रिसोल्व हो जाता है। कोऑर्डिनेशन के बाद रेड टेप का हमारे पास क्राइसिस आता है, संकट आता है और उसको कोलैबोरेशन पे रिसोल्व किया जा सकता है। और कोलैबोरेशन से ग्रोथ का क्राइसिस आता है जिसको एलिगेंसेस पे रिसोल्व किया जा सकता है। तो सारा ही याद रखना है कि कौन सा किस पे स्टेज, कौन सी स्टेज पे क्राइसिस आता है और उसको रिसोल्व किस पे किया जा सकता है। अभी क्वेश्चन में पूछा कि इसको रिसोल्व, लीडरशिप को रिसोल्व कौन से पे किया जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो ऑटोनॉमी है वो संकट कौन सी फेज पे आता है, कौन सी स्टेज पे आता है। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस, फोकस ऑन द प्लानिंग पार्ट। देखिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस, फोकस ऑन द प्लानिंग पार्ट। प्लानिंग पार्ट पे कौन फोकस करेगा? प्लानिंग ही करेगा। तो दोनों ही ऑप्शन में प्लानिंग था, 2 ऑप्शन कट हो जाते हैं, बच गए 2 ऑप्शन। मैन पावर रिक्वायरमेंट के प्लानिंग पार्ट पे कौन फोकस करेगा? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एंड डैश इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैन पावर प्लान्स। मैन पावर के प्लान्स है जो उसे लागू किया जाएगा, कौन सी स्टेज पे किया जाएगा? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पे। परफॉर्मेंस अप्रेजल का 4th या 5th क्वेश्चन आया है इसी ही पेपर में ही। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो बार बार बताया जा रहा है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को यहाँ पे देखा जाता है 360 डिग्री अप्रोच से जो रिलेट करता है। आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस इन ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस से जो बिलोंग करता है। नेक्स्ट है ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज ₹5 लाख, 40% ऑफ इट इज़ पेड अप, लॉस इनकर ड्यूरिंग द ईयर 50,000, एक्यूमुलेटेड लॉस एट 2 लाख का, कंपनी एज ए टेंजिबल नेटवर्थ। अब देखिए कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख का 40% है पेड अप कैपिटल, यानी कि 2 लाख की आ गई पेड अप कैपिटल। उसमें से जो लॉस है वो है 50,000 का।
1,50,000 की नेटवर्थ आ गई, लेकिन अभी भी एक्यूमुलेटेड लॉस है कंपनी के पास 2 लाख रुपीज़ का, तो 50 माइनस का बैलेंस आ गया 50,000 का। थर्ड ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे। ये 156 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स डील्स विद प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, मैनेजमेंट एंड यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स यूज़ करें तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ जाएगा। नेक्स्ट है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एम्प्लॉयर इज लाइबल टू पे कंपनसेशन टू ए वर्कर। एक वर्कर को कंपनसेशन देने के लिए लाइबल होता है एक एम्प्लॉय, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है? अगर उसे कुछ पर्सनल इंजरी हो जाए, इफ़ देर इज़ पर्सनल इंजरी टू वर्कमैन, ठीक है। सेकंड, इफ़ इंजरी इज़ कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस, और हमारे पास फोर्थ आ जाएगा, इफ़ द इंजरी रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द वर्कर, और इंजरी में उसकी डेथ भी हो जाती है, तो 3 ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन पे हम चले जाएंगे। नेक्स्ट है, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस विच अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द कंटेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग इज कॉल्ड। देखिए, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस जो है, देखा जाता है कि एम्प्लॉयज़ को कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि वो अपने काम को और भी अच्छे तरीके से कर सके, तो वो इंडिविजुअल एनालिसिस होता है, ठीक है। लेवल होते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के 3, एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, एक ऑपरेशनल लेवल और एक हमारा इंडिविजुअल लेवल। लेकिन लेवल नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया कि ट्रेनिंग एनालिसिस विच अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द कंटेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग, किसके संदर्भ में ट्रेनिंग दी जाती है? इंडिविजुअल के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। जो क्यूमुलेटिव यानी कि संचयी पूर्वाधिकारी अंश है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं कि जिन शेयर के ऊपर कंपनी किसी साल डिविडेंड पे नहीं कर पाती है, तो ऐसा डिविडेंड जो जुड़ता चला जाता है जब तक कि कंपनी बिल्कुल इनका हिसाब क्लियर ना कर दे। तो सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इफ़ द कंपनी कैन नॉट अफोर्ड टू पे डिविडेंड 1 ईयर, द मिस्ड डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्यूचर ईयर्स प्रॉफिट। भविष्य के लाभों में से ये वाला डिविडेंड जो है वो पेमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फर्म शोज रिक्वायर्ड प्रोडक्शन ऑफ 120 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर द मंथ, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट है 3 आवर्स एट ₹12 पर आवर, बजटेड लेबर कॉस्ट कैसे निकलेगी? देखिए, प्रोडक्शन करना है 120 यूनिट्स का, 3 घंटे चाहिए और 12 रुपये के हिसाब से ये हो जाएगा 4,320 रुपीज़। नेक्स्ट है, स्टॉक प्राइस ऑफ XYZ लिमिटेड इज ट्रेंडिंग एट ₹60। कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है, मान लो कि शेयर ही है 60 रुपीज़ पे चला हुआ है। फर्म इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ ₹6 पर शेयर, और कंपनी ने अनुमान लगाया कि वो 6 रुपये के हिसाब से डिविडेंड पेड करेगी, यानी कि कितना परसेंटेज हो गया? 6/60 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया हमारा 10%। एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट रेट ऑफ 12% पर ईयर, और एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है हमारी 12%, वो हम इसके अंदर प्लस कर देंगे। वट इज़ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अंडर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला है, कंपनी कितना डिविडेंड पेड करी है प्लस में ग्रोथ रेट क्या है, ये 22% आ गया। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है? डेलीगेशन अपने अधिकारों का भारार्पण करना, मैनेजर को योग्य बनाना कि वो अपने काम को बांट सके, अनेबलिंग मैनेजर्स टू डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% ऑफ सेल्स ऑफ ₹10 लाख ऑफ ए फर्म आर ऑन क्रेडिट। फर्म की जो सेल है उसका 80% जो है वो उधार पे है, 10 लाख का 80% यानी कि 8 लाख उधार पे है। और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है कितना? 8। एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर 360 डेज ईयर मानेंगे तो एवरेज डेटर हमारे पास कितने के आ जाएंगे? एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज कलेक्शन पीरियड 360 डेज डिवाइडेड बाय टर्नओवर रेशियो 8, इसको कट करेंगे तो 45 डेज। तो 2 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन कट हो गया, 2 ऑप्शन बच गए हमारे पास। उसके बाद है एवरेज डेटर कैसे निकलेंगे? एवरेज डेटर का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे, टर्नओवर रेशियो दिया हुआ 8 इज इक्वल टू क्रेडिट सेल 8 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज डेटर हमारे पास आ जाएंगे 8 लाख डिवाइडेड बाय 8, 1 लाख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजर कैन सुपरवाइज ए लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। यानी कि ऐसी कौन सी कंसेप्ट है जिसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि एक जो सुपीरियर है वो उसके अंदर कितने सबऑर्डिनेट होने चाहिए। ये स्पान ऑफ मैनेजमेंट की होनी चाहिए कि 5 या 6 जो है अधीनस्थ उसके अंदर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए फ्लैक्सिबल बजट। फ्लैक्सिबल बजट यानी कि लोचपूर्ण बजट है उसको कौन सा अच्छे से दिखाता है?
ए बजट विच शोज द कॉस्ट एंड रिवेन्यूज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। एक ऐसा बजट जो कॉस्ट को और रिवेन्यू को दिखाता है अलग अलग लेवल पे। नाफ्टा इज बिटवीन द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कौन सी देशों के बीच में है? ये हमारे यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड मैक्सिको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। विभागीकरण करने का सबसे जो भी कॉमन टाइप है वो कौन सा है? वो है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि काम के आधार पर बांट देना, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देना। जैसे ह्यूमन रिसोर्स का अलग हो गया, प्रोडक्शन का अलग, सेल्स का अलग। नेक्स्ट है ए फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस दैट अटेम्प्ट्स टू फोरकास्ट द मूवमेंट ऑफ प्राइजेस ऑफ सिक्योरिटी बेस्ड ऑन इट्स हिस्टोरिकल प्राइजेस कॉल्ड। देखिए यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी एनालिसिस के 3 हमारे पास मेथड होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इन तीनों में ये दोनों एनालिसिस होते नहीं, तो कौन सा ऐसा एनालिसिस है जिसमें जो सिक्योरिटी का प्राइस है उसका अनुमान लगाया जाता है, किसके बेस पे? हिस्टोरिकल प्राइस के बेस पे। तो ये आ जाएगा टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में जितने भी फैक्टर्स हैं उसके बेस पे एनालिसिस किया जाता है फंडामेंटल एनालिसिस में, और जो हमारा क्वांटिटेटिव है उसमें मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ किया जाता है, तो वो आ जाता है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। तो ये टेक्निकल एनालिसिस होता है जिसमें हिस्टोरिकल प्राइसेस के बेस पे सिक्योरिटीज़ के बारे में फोरकास्टिंग की जाती है। नेक्स्ट है ए डैश इज़ द ज्वाइनिंग ऑफ 2 फर्म इन ऑर्डर टू फॉर्म ए थर्ड कंपनी। 2 फर्में मिला दी गई हैं और एक तीसरी कंपनी बना दी गई है, इन विच द इक्विटी शेयर, जिसमें कि वो अपनी इक्विटी को शेयर करेंगे। ये क्या हो जाता है? जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें सबऑर्डिनेट हैज़ टू वर्क अंडर मोर देन 1 बॉस। एक बॉस से ज़्यादा बॉस होते हैं, जिसमें अधीनस्थ जो काम करते हैं एक से ज़्यादा बॉस के अंडर काम करते हैं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बाकी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बॉस होता है, लेकिन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा बॉस हो सकते हैं। Which stage of marketing research is considered to be the most difficult for an entrepreneur due to lack of knowledge or experience in marketing। देखिए मार्केटिंग के फील्ड में ना एक्सपीरियंस की कमी है, नॉलेज की कमी है एंटरप्रेन्योर के पास, तो उसमें कौन सी स्टेज के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा मुश्किल पड़ती है उसे? डिफाइनिंग द पर्पज़ और ऑब्जेक्टिव, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसे नॉलेज नहीं है, तो वो पर्पज़ या ऑब्जेक्टिव जो है उसको ही डिफाइन नहीं कर पाएगा। डिफाइनिंग द पर्पज़ और ऑब्जेक्टिव सबसे पहले जो स्टेज होती है उसी में ही उसे सबसे ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट दैट मेजर डिग्री टू विच पीपल बिलीव दैट दे कंट्रोल देयर ओन फेट इज़ कॉल्ड। इसमें लोग है ना ये मानते हैं कि वो अपने भाग्य को कंट्रोल कर सकते हैं, ये हो जाएगा इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। एक होता है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, इसमें वे दूसरे लोगों को अपने भाग्य के लिए जिम्मेदार मानते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर कॉस्टिंग। लागत निर्धारण की जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो कौन सी? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच है। बाकी ये तीनों ट्रेडिशनल नहीं है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच ही ट्रेडिशनल अप्रोच है उसकी। विच टाइप ऑफ ओनरशिप इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव टू स्टार्ट। सबसे कम खर्चा आता है किसमें? सोल प्रोप्राइटरशिप में, एकल स्वामित्व में। खुद के पास जो है जितना है उसी से ही स्टार्ट कर लीजिए, लीस्ट एक्सपेंसिव है बहुत ही। नेक्स्ट है स्पान ऑफ मैनेजमेंट में भी लार्जर इन द केस ऑफ कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स, यानी कि जो नियंत्रण का विस्तार है जिसमें कि बताया गया है कि एक सुपीरियर के अंडर 5-6 अधीनस्थ ही होने चाहिए। तो जो 5-6 अधीनस्थ है वो बढ़ाए जा सकते हैं कौन सी कंडीशन में? जब सबऑर्डिनेट है वो सक्षम हो, ठीक है, वो योग्य हों, उन्हें बार बार अपने सुपीरियर की ज़रूरत ना पड़ती हो काम करने के लिए, तो वहाँ पे 5-6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। A country's dash is the difference between the value of a country's imports and exports over time। कंपनी के आयात निर्यात का जो डिफरेंस है वो क्या होता है? करंट अकाउंट। ए डैश इज ए स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्टिमुलस इम्पेलिंग एक्शन, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए जो आंतरिक उद्दीपक है, जो महत्वपूर्ण, जो बहुत ही मजबूत आंतरिक उद्दीपक है वो क्या होता है? वो होता है ड्राइव। इंटरनल स्टिमुली यानी कि बाहर से, यानी क्या गया, जैसे भूख लगने पर, प्यास लगने पर या थकान होने पर, नींद आने पर, जो भी हमारे स्टिमुलस हैं ये जो है वो ड्राइव कहे जाएंगे। ड्राइव इज ए स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्टिमुलस इम्पेलिंग एक्शन, जो काम को करने के लिए मजबूत आंतरिक उद्दीपक का काम करते हैं। व्हेन प्रोडक्ट कैन नॉट बी इजली डिफ्रेंशिएटेड, देखिए जब प्रोडक्ट को ना डिफ्रेंशिएटेड यानी कि विभेदीकरण नहीं किया जा सकता आसानी से, यानी कि
जब दूसरे बेचने वाले भी हमारे जैसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा अपनाएंगे, ए हायर प्राइस कैन बी चार्ज, क्या हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा रख सकते हैं? अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो हमारा तो बिकेगा ही नहीं, क्योंकि दूसरों क्योंकि डिफ्रेंशिएटेड नहीं है ना, ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, विभेदीकरण नहीं है, विभेद नहीं है, फ़र्क नहीं है ज़्यादा हमारे बेचने में और दूसरे हमारे प्रोडक्ट में और दूसरे के प्रोडक्ट में। स्कीमिंग प्राइस भी हम वहाँ पे नहीं लगा सकते, और द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस अगर हम रखेंगे तो हम वहाँ डूब जाएंगे मार्केट के अंदर। तो देयर इज़ द लिटिल रूम फॉर प्राइस वेरिएशंस फ्रॉम द कंपटीशन, प्रतियोगिता के हिसाब से थोड़ा बहुत वहाँ पे हम उतार चढ़ाव रख सकते हैं अपने प्राइजेज़ में। तो थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है NESOP। ESOP कहता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है बिकॉज दे रियलाइज दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि यहाँ पे ये वो एम्प्लॉयज़ महसूस करने लगते हैं कि वो अपने लिए काम करें, संस्था के लिए नहीं, वो खुद के लिए काम करें। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ए डैश इज़ ए सेपरेट एंटिटी दैट इन्वॉल्व्स ए पार्टनरशिप बिटवीन 2 और मोर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। ये जॉइंट वेंचर का भी पीछे क्वेश्चन निकला था, 2 फर्म में मिलकर जब तीसरी कंपनी बनती है, और ताकि वो जो भी एंटिटी है उसको वो यूज़ कर सके, तो ये भी सेपरेट एंटिटी बन जाती है। 2 और मोर एक्टिव पार्टिसिपेंट मिलकर एक सेपरेट एंटिटी का निर्माण करते हैं। तो आज के थे 180 क्वेश्चंस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।